अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का और नए हफ्ते का आगाज कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ वीकेंड भी बिलीव आपका ठीक गुजरा है, अगर नहीं गुजरा क्योंकि आपने मैच देखा होगा। आपने मैच देखा होगा। हो सकता है आपका वीकेंड हमारी तरह हो, चूंकि हमारा वीकेंड भी कुछ खास अच्छा इसलिए नहीं गुजरा क्योंकि हम मैच हार गए। लेकिन रात के मैच के बाद हमने कम से कम एक चीज़ जरूर देखी कि अगर आप 1 यूनिट होकर खेलें तो आप नई टीम है या आप एक्सपीरियंस टीम है, फर्क नहीं है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलें और 1 यूनिट होकर खेलें तो आप मजबूत टीम को हरा सकते हैं। दिस इज व्हाट श्रीलंका डिड। एग्जैक्टली श्रीलंका डिजर्व करता था, ये बात तो हमने कल के मैच के बाद उसका एक जो खेले ना नतीजा निकाल लिया। लेकिन स्टिल पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया अब तो लग रहा है कि अफगानिस्तान के मैच में भी जो हमने 2 छक्के मारे एंड पे, वो भी हमारा तुक्का लग गया। लेकिन स्टिल जी कल इंडिया के खिलाफ भी हमारा तुक्का ही लगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। कल का मैच बहुत डिसअपॉइंटिंग था। कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, बैटिंग ऑर्डर चल नहीं रहा था, बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट में परफॉर्म किया, उसके बाद वो भी कुछ खातिर खा हमें नजर नहीं आया। उसके बाद कैच तो हमने ऐसे ड्रॉप किए जैसे पता नहीं हमें नजर ही नहीं आ रहा था कहां से कहां हाथ जा रहा है हमारा। लेकिन स्टिल जी श्रीलंका वेल डिजर्व्ड और मुबारकबाद श्रीलंकन टीम को, बड़ी मेहनत की, कल बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि 1 यूनिट होकर खेले और उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया। 6 टाइटल है ये एशिया कप का जो श्रीलंका ने जीता है। दे ट्रूली डिजर्व दैट। बहुत से लोग कंपैरिजन कर रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कि जी इंडियन क्रिकेट टीम तो फाइनल में भी नहीं पहुंची। बिल्कुल, अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बुरी है तो क्या हमने भी उनके जितना परफॉर्म करना था, उनके जितना बुरा परफॉर्म करना था? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। लेकिन इट्स नॉट अबाउट विनिंग द trophies and the finals and the matches, dear viewers. It's all about being committed to your job. आप कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा ऑन द फील्ड परफॉर्म करते हैं, ये काउंट करता है। और वो कल हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं कर सकी। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जब हमारी टीम को पता था कि एवरेज ऊपर जा रही है तो रिजवान उस वक्त भी 47 रन 45 गेंदों पे बना के बैठे हुए थे, जिन पर उस वक्त क्रिकेट जो एक्सपर्ट थे, जो कॉमेंटेटर्स थे, वो भी कह रहे थे कि दिस इज नॉट अ गुड इनिंग। आप 50 तो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप टीम की जीत में भी रोल प्ले कर रहे हैं? तो वो नहीं हो रहा था। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि कल पाकिस्तान का दिन नहीं था। आपको याद होगा अच्छी क्रिकेट खेल के जब भी हम हारते हैं हम ये कहते हैं कल हमारा दिन नहीं था। कल हमारे दिन की बात ही नहीं है, कल हमारी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी थी, कल हमारी नीयत ही नहीं थी। और ये वाली अब हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लेकिन स्टिल जी जहाँ पे तारीफ करनी बनती है वहाँ हम करते भी हैं। लेकिन दिस टाइम हमें वाकई, मैंने A to Z मैच देखा, बहुत ही जो कह ले शौक से, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे थे स्टार्ट में और उसके बाद हमारे बैटिंग ऑर्डर जो है दैट वाज वेरी बैड। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन किस नंबर पे आ रहा है। इनफैक्ट बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी जो शॉट थी वो इतनी को वेयर शॉट थी कि आप इतने प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये मैं नहीं, पूरी जो कह ले दुनिया कह रही थी कि बाबर आजम की शॉट जिस पे वो आउट हुए, दैट वाज वेरी जो की थी कल श्रीलंका के जीतने की, उनकी जो फील्ड प्लेसिंग थी, उनकी एक तो लगता था कि वो मुकम्मल होमवर्क के साथ आए। उन्होंने पाकिस्तान टीम पे एक बैटर के ऊपर मुकम्मल काम किया। इस वजह से उन्होंने रिजवान को ऑल द वे जाने नहीं दिया। उन्होंने सिंगल डबल्स वो माइंड नहीं कर रहे थे, बट रिजवान को उन्होंने खुलकर खेलने नहीं दिया। जो उनका सिग्नेचर शॉट है वो भी नहीं खेलने दिया। इस वजह से बाउंड्रीज जब नहीं लगी तो वो जो 70 रन का गैप था बॉल्स और रन्स के दरमियान, वो बढ़ता चला गया। नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा जी फील्ड वहां पे थी जहां पे बॉल हो रही थी। पहले 10 रन एक्स्ट्रा के मिलने के बावजूद विदाउट एनी बॉल श्रीलंका ने कम बैक किया। पाकिस्तान का टारगेट तो 160 रह गया था, जो कि 10 रन तो एक्स्ट्रा के पहली गेंद पे ही मिल गए थे। और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम ने जैसा परफॉर्म किया तो श्रीलंकन कैप्टन ने भी ये कहा कि जी हमने एक प्लान बनाया था, उस प्लान पे अमल किया और ये उसकी कामयाबी का नतीजा। और कल एक और चीज़ भी उन्होंने गलत प्रूफ की कि इट्स नॉट मैंडेटरी इन T20 कि आप टॉस जीते तो आप मैच भी जीतेंगे, लाजमी नहीं है। आप टॉस जीत के भी मैच हार सकते हैं। तो बाबा डिड इट। अच्छा चले ठीक है जी, अब बहुत ज्यादा तज्जिया दे चुके, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की जानिब जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कोई तज्जिया आपने सुन लिया, अब एक्सपर्ट्स का सुन लें वो क्या कहते हैं। सबसे पहले जावेद मियादाद साहब द लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो हम कल के मैच के हवाले से कहेंगे, कल का मैच आपको कैसा लगा? आपके ख्याल में किसने अच्छी क्रिकेट खेली? नहीं देखिए, क्रिकेट तो बादल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी नहीं खेली गई। बादल क्रिकेट में हार जीत तो होती है
और अच्छी नहीं खेली गई। इसी की वजह से पाकिस्तान जो है मुश्किल में रहा, वो चीज़ आई नहीं, प्लेयरों ने वो परफॉर्म नहीं दिया। हालांकि एक टाइम पे बड़ा अच्छा था कि परफॉर्म कर देते, रन भी इनफ थे, मगर लैक ऑफ थोड़ी प्लानिंग। और जिस तरीके से क्रेडिट जो है मैं श्रीलंकन को भी दूंगा कि क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से वो ये मैच जीते। हम तो जावेद भाई अपने लिहाज से तजिया करते हैं, कमेंट करते हैं बीइंग क्रिकेट व्यूवर्स, लेकिन आप तो एक्सपर्ट हैं, लेजेंड हैं। आपके ख्याल में इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्रिकेट फ्रॉम श्रीलंका साइड, या पाकिस्तान पे भी जिम्मेदारी बनती थी? यानी कि क्या सिर्फ श्रीलंका अच्छा खेला इसलिए जीत गया, या नहीं हम बुरा भी खेले? देखो, पाकिस्तान जिम्मेदारी तो यही है कि हमारे इनफ रन्स नहीं थे। उसके बाद जो टाइम था, वक्त था, वो वक्त से ना फ़ायदा नहीं उठाया। फिर उसके बाद हालांकि रन आपके पास इतने कम भी नहीं थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, मगर क्रेडिट में इसीलिए दूंगा कि वो सामने वाली टीम जो है वो आउट क्लास खेली। पाकिस्तान को कहीं पर भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, और वजह यही है बड़ा कंफर्टेबली खेले। और क्रेडिट में बिल्कुल श्रीलंकन को ऑल पार्ट, हर जगह उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी सही थी और सही तरीके से खेले। दैट्स वाई उन्होंने ये मैच बड़े इजीली यानी सर आप प्रेजेंट की श्रीलंकन टीम ने बड़ा अच्छा खेला। दूसरी जाने पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है बड़ा चौक किया। कल हमने देखा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल बैटिंग लाइन ही हमारी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर को लेके आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, यही टीम खेलती भी आ रही है, इससे पहले भी खेल रहे हैं, यही मिडल ऑर्डर जो है वो खेलते हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है। क्रिकेट में ये चीज़ें तो होती हैं, या तो अंडर प्रेशर, मगर आज जो था, जो एक्सपेक्टेशन थी, अपनी एक्सपेक्टेशन जो थी उसके ऊपर हमारी टीम नहीं उतरी। हालांकि रन भी इतने बुरे नहीं थे, मगर आपकी बॉलिंग भी नहीं चली, क्योंकि श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि दे प्लेड गुड क्रिकेट, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और उनकी फील्डिंग ऑलराउंड जो थी उनकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म। सर एशिया कप तो हो गया, अब पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज आगे आ रही है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, किस तरह से देखते हैं टीम को, क्या सजेशन देंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखें, हमेशा जो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से आप मैचेस हार रहे, ये सीरीज जो हार है, इसको आप पोस्टमार्टम इसको आपको करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ क्या थी, आपने मतलब आपसे कहाँ लैक ऑफ प्लानिंग में रहे, किस प्लेयर ने किस तरीके से खेला, ये सारा जो है मिला के इनको फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, मैचेस खेलने पड़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जाने से पहले जितने ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा ये मैचेस खेलें, मिडल में खेलें, उससे आपकी गलतियाँ निकलती जाती हैं। जब आप नाइट प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको सही पता नहीं चलता कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो, या स्लिप में जा रही है, कहाँ जा रही है, मगर प्रॉपर क्रिकेट की तरह प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा भी होगा और लड़कों को यानी कि खेलने को भी मिलेगा, अपनी गलतियां भी आइडेंटिफाई करने का मिलेगा, और एक मैच की तरह से आपको है ना प्लानिंग हो जाती है। जावेद भाई, आवाम की तो नहीं सुनते हमारे प्लेयर्स, अल्लाह करे आपकी सुन लें और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, सुबह हमें ज्वाइन किया। द लेजेंड जावेद मियांदाद साहब वाज विद अस, साबिक टेस्ट क्रिकेट और साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम के। इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। सलीम खालिक साहब, जस्ट अ क्वेश्चन मार्क सर, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, बस शुरू करें आप बात को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना पाकिस्तान जूनियर लीग का सफीर हूं, जो मेंटोर हूं, और ना ही मेरा कोई भांजा भतीजा पीसीबी में कोई जॉब कर रहा है, तो इसलिए मैं तो खुल के बात करूंगा। ओके, और बात यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, और एक टीम को जब आप 58 रन पे 5 खिलाड़ी आउट कर दें किसी टीम के, उसके बाद आप 170 रन बना लें, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जीतेंगे? फिर जिस तरह कैचेस छोड़ रहे थे, आपस में टक्करें मार रहे हैं एक दूसरे को, और मतलब बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है कि इस मोड़ पे आके जब लग रहा था कि 100 से कम पे श्रीलंका को आउट कर देंगे, 170 रन बनवा देना, नाकिस फील्डिंग, कोई थ्रो विकेट पे नहीं लगी। उसके बाद जब बैटिंग में आए तो रिजवान के बारे में जब वसीम अकरम ने ये बात बोली थी कि वो स्लो खेलते हैं, तो सारे लोग डंडे लेके वसीम अकरम के पीछे पड़ गए थे, लेकिन कल वो चीज साबित हो गई।
एक चीज है, 50 तक रिजवान जो है बहुत देखभाल के खेलते हैं। जहां उनकी 50 हो जाती है उसके बाद वो जारहाना खेल शुरू कर देते हैं। लकीली पहले ये होता रहा है कि उसके बाद वो 20-30 रन और बना लेते हैं, तो फिर जो उनकी स्ट्राइक रेट हो जाता है वो वही 120-130 हो जाता है। कल ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो स्लो बैटिंग थी उसकी वजह से फिर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया। बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब बाबर 11 की एवरेज से 68 रन बनाए 6 मैचों में। मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी जो हैं उनकी एवरेज जो है उनसे अच्छी रही बाबर आजम से आप उसमें। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, फखर से बिल्कुल नहीं खेला जा रहा, विकेटों के अंदर ही चौका मार दिया आते के साथ ही उन्होंने, और मिडिल ऑर्डर तो चाइना का मिडिल ऑर्डर है, चल गया तो ठीक, नहीं तो आपकी किस्मत। सलीम खालिक साहब, कल जिस तरह से आपने भी मेंशन किया, बाबर ने भी परफॉर्म नहीं किया, ओवरऑल बैटिंग लाइन और फील्डिंग को लेके शादाब को बड़ा अच्छा, आप फील्डर्स हम कहते हैं और दुनिया कहती है कि शादाब बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। कल शादाब ने कैच ड्रॉप किया, उसके अलावा दीगर थ्रो की बात करें, क्या कल हमने बहुत ईजी ले लिया था श्रीलंकन टीम को, या हम घर से खेलने के मूड में नहीं आए थे? शादाब की जहां तक बात है, शादाब को पहले ना माथे पे बॉल लगी थी, कट लगा उनको, बिल्कुल। और ये उनके हेड इंजरी होती है, उसके बाद होना ये चाहिए था कि वो बाहर जाते और कंकशन रिप्लेसमेंट पाकिस्तान लेता, ऐसा नहीं हुआ। शादाब फिर वापस आए, फिर जोरदार तरीके से उनकी टक्कर हुई और वो तगड़े हैं, यहाँ पे उनके लगा सर जाके, फिर उनको बहुत बिल्कुल उनको 14 तबक उनके रोशन हो गए, लेकिन बेचारा थोड़ी देर बाद फिर फील्ड में आ गया। शादाब का कल बैड डे था, हमारा बेस्ट फील्डर है वो, लेकिन वो 2 कैचेस ड्रॉप हुए, 2 बार इंजरी हुई। तो बेहतर यही होता कि एक आदमी के जब सर पे बॉल लग चुकी है पहले, तो आप उसको फिर बिठा के कोई दूसरे प्लेयर को ले आते हैं मैदान। क्रिकेट है, गेम है, जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन वो लेकर आया गया और वो उसका। अच्छा सलीम भाई, अब जब भी पिछले कुछ अरसे से खास तौर पे जब से हम इंडिया से जीते हैं, मैं बीइंग ऑन स्क्रीन या कहीं भी ऑन पब्लिक फोरम तनकीद करते हुए हमेशा जहन में एक बात रहती है कि कहीं हम अनफेयर ना हो जाए अपनी टीम के साथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि जी हमें हार पसंद ही नहीं है, हम उस तरह के स्पेक्टेटर्स नहीं बनना चाहते अफगानिस्तान वालों की तरह या समाओ भारत वालों की तरह या बांग्लादेश वालों की तरह। हम चाहते हैं कि जीत को जीत और हार को हार ही कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद कल और ओवरऑल एशिया कप में जैसी हमने क्रिकेट खेली, मैच तो हमने 2 जीते, लेकिन आप बीइंग सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपको लगता है कि हमने ठीक क्रिकेट खेली, बाकी टीमें भी इतनी एफर्ट करी थी इसलिए नेक टू नेक मैचेस हुए, या नहीं हमने गलतियां की इसलिए कोई मैच हम 1 बॉल से जीत रहे हैं, कोई मैच हम 1 विकेट से जीत रहे हैं, बड़ी अनफेयर किस्म की क्रिकेट हुई है और पाकिस्तान को बेहतर खेलना चाहिए था इंडिया के मुकाबले में, खास तौर पे बाकी टीमों के जवाब में। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी वो अच्छी नहीं थी, इंडिया की टीम भी बहुत बुरा खेली। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला 90% हार चुका था, वो 2 छक्के अगर नहीं लगते जिस तरह से नसीम ने मारे थे, लेकिन वो रेयर होता है। 5 साल 10 साल में कभी एक बार ऐसा होगा, हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि पीछे से कोई आगे 6 छक्के मार के जितवा देगा आपको। उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, सारे प्लेयर अपना परफॉर्म करें, और जाहिर है जब जीतते हैं तो हम और आप बैठ के यहाँ पे चढ़ा रहे होते हैं, तो हारते हैं तो फिर हमारा हक है तनकीद करना। दूसरी चीज ये कि हम लोग उस वक्त जब जीत रहे होते हैं ना तो खामियों को भूल जाते हैं। अफगानिस्तान से मैच जीते, क्या वजह थी कि नसीम शाह के देखिए, मैंने तो जीतने पे भी फखर जमान के बारे में कहा था, अगर आपको याद हो जो हमारी बात हुई थी कि हम जीत गए। ओवरऑल जो है ना, हम लोग जैसे जीता है, आपने तनकीद की, मैंने तनकीद की, फौरन हमको ना ताने मिलने शुरू हो जाएंगे, यार ये तो नेगेटिव है, ये इस तरह के, हालांकि होना उसी वक्त चाहिए। बड़ी खामियां थी, और गुस्से में तो कल राजा साहब थे, जब वो आप जैसे ही मैच खत्म हुआ वो बाहर जा रहे थे। राज साहब तो कह रहे हैं ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी सलीम साहब, और दूसरा ये कि हम जिन प्लेयर्स का खास तौर पे आसिफ अली, जिसको पीपल कॉल हिम द एक्सीलेंट फिनिशर, कैप्टन फखर जमान, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हमारे टेल एंडर्स की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर रही है और मुसलसल उनको चांस भी मिलता रहा। फिर कल शुएब मलिक की ट्वीट जिसने आग लगा दी ट्विटर के ऊपर कि जी दोस्तियां कम बढ़ाएं और बी ऑनेस्ट टू योर जॉब, इस तरह का कुछ मतलब था उनका, और फिर कामरान अकमल ने इंडोर्स कर दिया। तो आप समझते हैं कि वाकई कुछ लोगों के मामले में दोस्तियां निभाई जा रही हैं और उनको वाकई फिल्टर आउट करना जरूरी होगा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आने वाले वक्त में? जी, ये चीज मुझे काफी अरसे से पता है कि देखिए इस वक्त जो है हमारे जो हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, वो एक शरीफ आदमी है, वो क्रिकेट से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे होते हैं कि ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा। बाबर आजम, शरीफों पे वैसे ही मुश्किल वक्त है पाकिस्तान में। बाबर आजम जो हैं वो उन पे पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, जो टीम खिलानी होती है खिलाने देते हैं। रिजवान इस वक्त जो है हमारी क्रिकेट की बहुत पावरफुल शख्सियत है, टीम में बहुत सारे प्लेयर उनकी वजह से आते भी हैं, और जो कुछ प्लेयर्स नहीं आ रहे जैसे शान मसूद हैं, बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही, शान मसूद को टीम में नहीं लिया।
बाबर उनको पसंद नहीं कर रहे, बाबर नहीं चाहते कि वो आए। इसी तरह रिजवान ने सरफराज जो है एज अ रिजर्व विकेट कीपर, अभी हालांकि रिजवान इंजर्ड रहे, नहीं आने दिया। तो इस तरह जो है ये चीफ सेलेक्टर जो है उनके बारे में जब हम कहते हैं कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, तो वो नाराज होते हैं, लेकिन हकीकत यही है। व्हाट्सएप पे उन लोगों को टीमें मिलती हैं, जब तक हम जीत रहे होते हैं ये सब चीजें हम लोग कहते नहीं है या सामने सुनना पसंद नहीं करते, जब हारते हैं तो होता है। लेकिन आज आप लोगों ने बड़ी सीरियस बात है कि हार गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम खालिक साहब, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हमें ट्रॉफी बड़ी पसंद थी, हम चाहते थे क्या होगा जो आप लोगों ने मंगवा आती तो हमारे पड़ोस में कजाफी में आती, हम देखने जाते हैं। तो सलीम खालिक साहब, अब आगे इंग्लैंड के साथ सीरीज आ रही है, फिर आगे फर्दर हमारे पास T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर यही टीम रही या सिलेक्शन हमारी इन्हीं बुनियादों पे होती रही, तो फिर तो हम T20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को अभी से मेंटली प्रिपेयर कर लें। ब्लड प्रेशर हमारे देखें, बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, एक अच्छा मौका है कि इसमें हम लोग अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करें, सिलेक्शन में जो अपनी खामियां हैं उनको दूर करें, एक मुतवाज़िन स्क्वाड जो है मुंतखब करें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि यूएई में नहीं हो रहा वर्ल्ड कप, यूएई में तो हमारी टीम जीता है। आपको पता है पिछले साल यूएई में हमारी टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल में पहुंचे, अभी एशिया कप में फाइनल तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में जब जाके खेलेंगे यही प्लेयर्स, तो क्या परफॉर्म कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी से जो है वो बेहतरी की जानिब जाना चाहिए। आप कह रहे हैं खामियों को दूर करें, मतलब हम दोस्तों को एक दूसरे से दूर कर दें, ये क्या है? नहीं, दोस्ती यारी ये बहुत अरसे से आ रहा है। ये देखिए इमामुल हक क्यों आए टीम में, ठीक है उन्होंने परफॉर्म किया क्योंकि वो बाबर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। उस्मान कादिर क्यों खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो बाबर के दोस्त हैं। तो ये सब, वो जो विकेट कीपर में के हारिस आई, वो क्यों आई, क्योंकि वो रिजवान उनको पसंद करते हैं, वो लेकर आए। तो टीम बन इस तरह रही है, व्हाट्सएप पे आ जाता है किसी का मैसेज तो बन जाती है, किसी बड़े का है किसी का। तो एक चीफ सेलेक्टर आपका होना चाहिए तगड़ा बनता है। तो सलीम साहब, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं मुख्तसरन आपके ख्याल में जिनकी जगह टीम में नहीं बनती, खासतौर पे इंग्लैंड में कुछ प्लेयर्स को और ट्राई करना चाहिए, इन प्लेयर्स को थोड़ा आराम देना चाहिए? मेरी राय जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखती। आपने मगर खुद देखा है कि आसिफ की, खुशदिल की, इवन फखर की, इन लोगों की कैसी परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब वो वक्त रहा ही नहीं। दूसरी बात है, वर्ल्ड कप स्क्वाड तक ना कोई चेंजेस का इम्कान लग नहीं रहा, जो मुझे पता चला है। तो इन्हीं के लिए अब खेलें और इन्हीं के लिए दुआएं करें, बस दुआएं चल जाए। हम नहीं कर रहे सर, हमारी दुआएं इतनी फालतू नहीं है कि ये कुछ भी ना करें, हम दुआएं करते रहें। सो वी आर सॉरी फॉर दैट। खेलना पड़ेगा सलीम भाई, खेलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब। पूरी कौम दुआओं से काम चलाए और इन्हीं प्लेयर्स के लिए दुआएं करें। वैसे कल मैं आपको लिटरली मैंने कोई दुआ नहीं की, कल मैं कह रहा था ये खेलें, गेम हम देख रहे थे, दिल कर रहा था जीते, लेकिन दुआएं हम क्यों करें भाई? आप खेल रहे हैं, आप खेलें, आप खेल के दिखाएं। दुआएं तो फिर सबके ही लोग कर रहे होते हैं ना। आप देखिए, गुस्सा आ गया। वेलकम बैक। बारिशों का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। आइंदा चंद रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। प्रेडिक्शन आ रही है सैलाब ज़दा इलाकों में भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त दिल को दहला रही है, दुखा रही है। नशेबी इलाके मज़ीद ज़ेर आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ये कहता है कि बलूचिस्तान के 3 अजला में और 13 और 14 सितंबर की जो तारीखें हैं, इनमें बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब बारिशों के नए सिलसिले के दाखिल होने के बाद बलूचिस्तान का ज़िला खुजदार, कल्लात, दसबेला और इसके गिरदोनवा के जो इलाके, इसमें बारिशें मुतवक्किल हैं। मजीद क्या सूरत हाल होने जा रही है, इसमें कितनी शिद्दत हो सकती है, इसी पे हमने बात। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज। सबसे पहले तो महकमा मौसमियात ने जो एक और स्पेल की पेशगोई की है, नया स्पेल कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क में जो बारिशें और सैलाब की सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नया स्पेल नॉर्थ में तो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। केपी के बेशतर इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश हो चुकी है, कश्मीर में भी हुई है अच्छी खासी, और इसी तरह पंजाब के भी शुमाली इलाकों में भी कहीं कहीं तेज़ और कहीं दरमियानी बारिश हो गई है। लेकिन सिंध की तरफ अभी फ़िलहाल थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट में हल्की बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से वक्फे से शाम में हो जाती है, कभी रात में, उस तरह से बहुत हैवी स्पेल नहीं है। और ये सिलसिला ज़्यादातर तो सदर्न सिंध और ईस्टर्न सिंध तक महदूद रहेगा, यानी जो सैलाब से ज़्यादा मुतासर इलाके हैं सिंध के, बस्ती सिंध और बालाई सिंध, उनमें इतनी ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश नहीं है। हो सकती है कहीं कहीं हल्की, कहीं दरमियानी बारिश, लेकिन ज़्यादा जो है वो नीचे है, बदीन डिस्ट्रिक्ट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और इसी तरह से उमरकोट और ऊपर सांगड़, इन इलाकों में, और मीरपुर ख़ास में। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट में किसी हद तक अगर थोड़ा तेज़ स्पेल हो जाए तो वहाँ पानी खड़ा था मुतासर हो सकता है।
बाकी थरपारकर में और सांगड़ में इतना ज़्यादा पहले सूरत हाल ख़राब नहीं थी, तो उम्मीद है कि सैलाब ज़्यादा इलाकों में इतनी अच्छा तेज सरफराज साहब क्विकली बता दीजिएगा कि ये स्पेल आखिरी स्पेल होगा या इसके बाद भी मजीद बारिशों की पेशगोई है? देखिए, हो सकता है जनूबी जो हिस्से हैं पाकिस्तान के यानी सिंध और बलूचिस्तान, उसके लिए हो सकता है आखिरी स्पेल हो, इम्कान यही दिखाई दे रहा है अनलेस के कोई इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेल आ सकता है। ठीक है सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत हमें ज्वाइन किया और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। ये मौसम की सूरत हाल बन क्यों रही है? ये इतनी फ्लैश फ्लडिंग है, तूफ़ान आ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सैलाबों की माहौलियाती तब्दीली, एक ही लफ्ज़ आता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है उससे, और अब इस नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए जो पाकिस्तान को हुआ है, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उन समेत कई ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्हें पाकिस्तान में होने वाली इस तबाही का ज़िम्मेदार दुनिया के अमीर मुल्कों को करार दिया है। दूसरी जानिब जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा हैं उन्होंने दौरा पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी किया। अपने 3-4 डिफरेंट ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात इस दफ़ा देखे जो पाकिस्तान में हुए, जो पहले कभी नहीं देखे। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से जो होने वाले नुकसानात हैं उससे मुतासरा मुल्कों की पहुँच से बाहर हो सकते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। ये आलमी मसला है जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल साहब के मुताबिक आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मुआवनत पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा करता है और पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। साथ साथ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं और दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में तबाही के जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है बल्कि दुनिया है, क्योंकि कार्बन अखराज में सिर्फ 1% हिस्सा पाकिस्तान का है। और आज हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम भट्टी मौजूद हैं जो माहौलियात को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनका जो तैयार करदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम है ग्लोफ, उससे पहले लोगों को इस खतरे से पहले आगाह कर देता है। पेश गोई की गई थी डॉक्टर खुर्रम की जानिब से पहले भी। ये ग्लोफ है क्या, किस तरह से काम करता है और पाकिस्तान को कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन पर किस तरह से आइंदा फ्यूचर में काबू पाया जा सकता है? हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम भट्टी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्रम, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इस जो सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान या जो कार्बन गैसेस का अखराज है, इसमें पाकिस्तान का रोल जो है बहुत मिनिमल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे आ रहा है और उसकी हमने तबाही देखी है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है। इस हवाले से आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, देन हम ग्लोफ की जानिब जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि पाकिस्तान इस वक्त डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अराउंड द वर्ल्ड, और काफ़ी इंटरनेशनल इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान 8वें नंबर पर है उन ममालिक में जो कि क्लाइमेट की वजह से वल्नरेबल हैं। सो ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल है हमारे लिए, और इस वक्त जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आते हैं और जो फ्लड की सिचुएशन है वो बहुत डेवस्टेटिंग है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज इससे ज़्यादा बड़ा मसला है, क्लाइमेट इमरजेंसी इससे काफ़ी बड़ी है, और इसके और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर इस वक्त हम क्योंकि बात नहीं कर रहे, इसलिए कि ज़्यादातर तवज्जो फ्लड्स के ऊपर है, रिलीफ एफर्ट के ऊपर है। लेकिन अगर आप मुझे एक थोड़ा सा वक्त दें, 1 मिनट, तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि फ्लड्स जो हैं दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ दिस कैलामिटी। लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो इसके पीछे सोर्स ऑफ ऑल द ट्रबल, बहुत वाइड स्प्रेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने खित्ते की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड रीजन व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। लेकिन हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, डिस्पाइट इट्स स्टनिंग ब्यूटी, हमारे पास जो ग्लेशिएटेड रीजन है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। सो हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से अनप्रेसिडेंटेड रेट के ऊपर मेल्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे रिवर्स को फीड करते हैं, हमारे फ्रेश वाटर सप्लाई है। तो इट इज काइंड ऑफ आवर लाइफ लाइन विच इज एट रिस्क व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ। अगर हम बात करें अपने अंदरूनी जो सेंट्रल पार्ट है मुल्क का, सेंटर नॉर्थ, सेंटर साउथ,
तो इस इलाके में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी क्रॉप्स हैं, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और एक्विफायर रिचार्ज के इश्यूज अब काफ़ी एविडेंट हो गए हैं। अगर इसी तरह से हम बात करें अपने मेजर जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं जैसे कराची या लाहौर, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले काफ़ी सालों से वी एग्जैक्टली नो कि अगले 2 महीने में हम एयर पोल्यूशन जिस किस्म की फेस करेंगे वो दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर खुर्रम कि जो हमारा खतरा है वो मल्टी डायमेंशनल है, हमें मुख्तलिफ अतराफ से, और सब खतरे अपनी जगह बहुत ही संगीन नताइज के हामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक तो टाइम चूँकि कम है, मैं ग्लोव के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? आपने शेक्सपियर ग्लेशियर के हवाले से भी पहले बताया था कि ये फट जाएगा एंड देन थिंग्स हैपेंड। आप हमें इस सिस्टम के हवाले से भी बताइए, एंड कैन इट हेल्प टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो इस तरह की सूरत हाल बन रही है? एब्सोल्युटली जी। पहले तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि ग्लोफ जो है वो एक रिकरिंग फिनोमेना है। ग्लोफ स्टैंड्स फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये फ्लैश फ्लडिंग होती है जब समर सीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ग्लेशियर्स के ऊपर या उनके अंदर कुछ पानी जमा हो जाता है जिसको ग्लेशियर लेक्स कहा जाता है। तो वो ग्लेशियर लेक्स जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से आउटबर्स्ट कर जाती हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे आप शीशपर की बात करें जो हसनाबाद हुंजा में हुआ, या इसी तरह से हम कुछ काम चित्राल वैली में करते हैं, तो वहाँ रिपीटेडली आपको ग्लोफ इंसिडेंट्स नजर आते हैं जो कि लोकल आबादी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और लाइफ और लाइवलीहुड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसी तरह से हमारी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो बड़ी बुरी तरह से डैमेज इसकी वजह से। और इस साल तो हमने देखा कि इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। ये फ्लडिंग से थोड़ा सा पहले अगर आपको याद हो तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे। हसनाबाद में हुआ, इसके बाद गोलैन गोल चित्राल में हुआ, और इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स। डॉक्टर खुर्रम, हाउ डज इट वर्क? हाउ डज ग्लोफ वर्क? Basically, if you're talking about the phenomena, I've already told you कि ये जो है पानी जो ग्लेशियल बॉडी में जमा हो जाता है वो टेम्परेचर राइज की वजह से जब उस ग्लेशियल बॉडी डिस्टेबलाइज होती है तो ये आउटबर्स्ट कर जाता है। जो आपने सोल्यूशन के बारे में बात की तो कुछ हम काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपने पूछा। बेसिकली हम छोटी सी एक साइंटिफिक एफर्ट ये कर रहे हैं कि किसी तरह से टाइमली इन ग्लेशियल लेक्स की फॉर्मेशन और उसके बाद ओवर द टाइम इनकी ग्रोथ और इनके जो रिस्क्स हैं उसको असेस किया जा सके यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर के लास्ट ईयर 2021 में हमने डिस्ट्रिक्ट चित्राल के साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कुछ काम किया एंड वी मैनेज टू एक्चुअली अलर्ट टाइमली द लोकल कम्युनिटी इन गोलैन गोल वैली एंड वी सेव्ड और ये कितना टाइम आप कर सकते हैं, कितना टाइम पहले डॉक्टर खुर्रम ये लोगों को खबरदार किया जा सकता है? इसमें टाइम मार्जिन क्या होता है, क्विकली ये बता दें। हमारा टाइम मार्जिन्स वेरी बिकॉज हर ग्लेशियर अपनी तर्ज का है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जो लास्ट इंसिडेंट हमने रिपोर्ट किया उसमें we were able to alert at least 1 week to 10 days। अच्छा, इट्स अ गुड टाइम आपका बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। डॉक्टर खुर्रम, हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेस। हम कोशिश करेंगे कि इस पे इन डिटेल भी हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहें क्योंकि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान तो उसके असरात से मुतासिर है, तो इसके हवाले से मजीद बात करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कभी कभी आपको लगेगा कि सुबह सुबह हमें सिर्फ अच्छी खबरें देनी चाहिए, कम है तो क्या करें, बहरानों को रिपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक नया बहरान है जो सर उठा रहा है, वो है अद्वियात का बहरान। शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं, अद्वियात का बहरान भी बढ़ रहा है। बिलखुसूस कराची के हवाले से रिपोर्ट की है कि बुखार, ज़ुकाम, पेट दर्द, खांसी और मिर्गी की बेशतर अद्वियात ऐसी हैं जो कि इस वक्त नायाब हैं। कुछ दवासाज कंपनियों ने कीमतों में 40% तक इजाफा करने का मुतालबा किया है और वजह ये बताई है कि चूँकि डॉलर की कीमत कंट्रोल से बाहर है, इसलिए कंपनियों ने होल सेलर्स को ये जो स्टॉल्स हैं वो भी देना बंद कर दिए और फिर जो कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। बात हमारे साथ कराची से हैं, उनसे जान लेते हैं। दुआ बताइएगा। जी, सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल और शदीद बारिशों के बाद जो वबाई अमराज है वो फूट पड़े हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है
जो किसी भी किस्म की बीमारी से महफूज हो। हमने देखा कि सरकारी अस्पताल में बेशतर मरीज रोज़ाना की बुनियाद पे बुखार, सर दर्द, जिस्म और पट्टों में दर्द और हड्डियों में दर्द की शिकायत के साथ आ रहे हैं, और ये तमाम तर जो अलामात है ये डेंगू और मलेरिया की अलामात में शुमार करती हैं, जिसके बाद तिब्बी माहिरीन फौरी तौर पे जो है उन्हें तशखीस कराने की जो है हिदायत पेश करते हैं। और हमने देखा कि सरकारी अस्पताल कराची के जितने भी हैं, जिना और सिविल अस्पताल में और जिना अस्पताल में डेंगू के जो रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज आ रहे हैं उनकी तादाद 20 से 30 के दरमियान होती है, जबकि मलेरिया के केसेस जो है सरकारी अस्पतालों में जो है ये हो रहे हैं 10 से 15 के दरमियान, तकरीबन 10 से 15 मरीज। तो दुआ, ये जो अद्वियात की किट है इस हवाले से भी बताएं, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो मैसर नहीं है लोगों को या दस्तयाब नहीं है? जी देखें, जिस तरह से बीमारियां फूटी है, डेंगू और ख़ासतौर पे मलेरिया, इन दोनों के हवाले से तो बुखार की जो है शिकायत बढ़ी है, जिसके सबब ये जो बुखार की अद्वियात है इसकी जो कह लें कि तलब है इसमें भी कई गुना इजाफा हो चुका है, और तलब बढ़ने के बाद जो है वो अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ा है। नामवर सरकारी अस्पताल है जहाँ पे बुखार की, नज़ले की, पेट दर्द की, खांसी की और मिर्गी के मर्ज की जो अद्वियात हैं वो उनकी किल्लत का सामना करना पड़ा है, उनका बहरान है। नामवर जैसे सरकारी अस्पतालों में सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, NICH, यहाँ तक के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी ये अद्वियात जो है दस्तयाब नहीं है। तो अच्छा दुआ, ये भी बताइएगा क्या अस्पतालों में सिर्फ ये अद्वियात नहीं मिल रही या मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे भी अवेलेबल नहीं है? जी देखिए, बहरान और किल्लत ने इस कदर जो है सर उठा लिया कि ना, मैं आपको वही बताऊँ कि 40% जो है वो कंपनीज ने रेट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद जो है ये जो अद्वियात का स्टॉक था ये सिर्फ जो है वो रिटेलर्स को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बात की जाए होलसेल मार्केट्स की, और जैसे कराची में भी अद्वियात की जो बड़ी मार्केट है वहाँ पर ये दस्तयाब नहीं की जा रही है, जिसके बायस जो है हमने देखा कि शहर के चंद ही मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पर ये अद्वियात फरोख्त की जा रही है, और बहुत महंगे दाम फरोख्त की जा रही हैं। ये जो बुखार की दवा का मैं जिक्र कर रही हूँ, बुखार की अद्वियात का डब्बा जो था ये 340 रुपए में फरोख्त किया जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो 700 रुपए तक पहुँच चुकी है। जुकाम की दवा की बात करें तो ये 850 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इस इजाफे ने जो है वो शहरियों की वाकई में जो है मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वैसे ही पुरसान हाल नहीं था, लेकिन अब ये जो सेहत के मराकज हैं और अद्वियात की किल्लत है इसने मजीद उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस मौके पर दवा साज जितने भी इदारे हैं और जितने भी शहरी, उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इसके जो है जायजा। ठीक है दुआ, थैंक मच कॉम्प्रिहेंसिवली आपने बताया हमें। दुआ अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। 850 रुपए की जुकाम की दुआ। जी जुकाम ध्यान से लीजिए किसी से, क्योंकि कराची में जुकाम भी महंगा हो गया है। नो कमेंट्स, नो वर्ड्स टू से। पता नहीं कहाँ पे हुकूमत है सिंध में, पता नहीं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेंसस मंडे तो वक्त हुआ चाहता है सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, और आज भी बात हो रही है किताब चित्राल दास्तान के हवाले से। देखते अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो तार साहब की किताब जो है वो चित्राल दास्तान, उसके हवाले से है। चित्राल दास्तान का जब आपने आगाज़ किया, ये बेसिकली उसकी चौथी किस्त है। पहली 3 किस्तों में चित्राल का जिक्र आप पार्शली इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारी बिल्कुल पहली किस्त थी उसमें हमने चित्राल का जिक्र त्रिश मीर के हवाले से किया था। वो पूरी की पूरी एपिसोड त्रिश मीर के हवाले से थी, लेकिन उसके अगली जो 2 एक साथ आई वो गिज़र के हवाले से थी। उसकी वजह यह है क्योंकि तार साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया वो गिलगित से इख्तियार किया, चित्राल गए, तो जो शुरू की चंद अबवाब हैं वो हैं ही गिज़र से मुतल्लिका। और 30 साल पहले क्योंकि उन्होंने गिज़र की का ये सफ़र किया था और आज का गिज़र यकीनन मुख्तलिफ होगा, इसलिए गिज़र पे बात करना ज़रूरी थी। और जो हमारी पिछली किस्त थी उसमें हम शंदूर की टॉप पे थे। शंदूर को तार साहब ने क्रॉस किया था, और शंदूर क्रॉस करने का मतलब ये है कि अब एक इंतहाई मुनफरिद, इंतहाई खूबसूरत, जो अपने रसूम और रवाज के हवाले से बहुत खूबसूरत है, मुनफरिद है, अपने सकाफ़त के हवाले से बहुत मुनफरिद है, अपनी लैंडस्केप के हवाले से मुनफरिद है, मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो चित्राल को चित्राल बनाते हैं। तो अब हम बात जो है वो आगाज़ करते हैं चित्राल दास्तान का, और हम चित्राल में दाखिल हो चुके हैं। तो तार साहब, चित्राल में एक तो हम दाखिल हो चुके हैं और आप शंदूर से आप दूसरी तरफ उतरते हैं। तो आपका जो ड्राइवर है गाजी, वो वहाँ पे एक बात करता है अपनी सादगी में, जो
बड़ी खूबसूरत जो उनकी एक सादा ज़ुबान होती है, उसमें वो बात करता है कि गिलगित और चित्राल जो हैं ये दो अलग मुल्क हैं। तो जब आप क्या उतरते ही, यानी शंदूर से उतरते ही आपको एहसास हो गया था कि ये दो अलग मुल्क हैं, यानी लैंडस्केप के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो ये फ़र्क किन किन हवालों से, अगर तो ये फ़र्क था तो ये किन किन हवालों से था जो आपने महसूस किया? ये वहाँ पे उतरते ही ना शंदूर से हो जाता है, जी जी, क्योंकि डस्ट शुरू हो जाती। गिलगित से लेके यहाँ तक शंदूर तक कोई डस्ट नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज टोटली ग्रीन। आप भी गए हुए हैं, दरिया है। ये निस्बतन जब दूसरी तरफ आते हैं चित्राल इज ड्राई। कुछ लोगों को इसलिए मायूसी होती है कि क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। दे आर डिफरेंट रियासतें और डिफरेंट क्लाइमेट, लेकिन इसमें जो है चट्टानों की खूबसूरती, उसमें हैबत जो है, खूबसूरती एक किस्म की तो नहीं ना होती, मुख्तलिफ उसके मज़ाहिर होते हैं पहाड़ों में। कहीं उनकी चट्टानें खूबसूरत हैं, कहीं उनके बर्फ़ खूबसूरत है, कहीं उनकी बात वगैरह वगैरह। चुनांचे जब चित्राल में उतरते हैं, और गर्मी भी एकदम गर्मी थोड़ी सी आपको ज़्यादा महसूस होती, और डेसोलेशन, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। और हम गए, वो कौन सा नीचे उतर गई, हाँ सरदासपुर गए, वहाँ वो मैंने लिखा हुआ है, वो तफसील में क्या जाना। बड़े अच्छे से हवालदार साहब, उन्होंने मेहमान खाना खोला और बहुत अपने पुराने किले में उन्होंने हमारी दावत की। तो लाजपुर में सर आप हरचीन में आपने क्याम किया है और हरचीन के लोग आज भी आपको याद करते हैं, तो अब आपको हरचीन कैसा लगा? हरचीन की हरावल कैसी लगी? हरचीन अगेन आबादी थी, उतरते ही सरदासपुर उधर था, उधर से एक और ट्रैक जाता था स्वाद की तरफ। हरचीन बेसिक था, और इसमें जो उनकी मेहमान नवाजी थी और उनके बेटों की, वो बहुत हैरतनाक थी। मैं हरगिज़ उनका कंपेयर नहीं कर रहा कि गिलगित वाले मेहमान नवाज नहीं है, लेकिन यहाँ चित्राल में आपको उस मेहमान नवाजी का एहसास होता है। मतलब एक टेबल पे अगर चाय उन्होंने देनी है, आपको सर्व करनी है, तो टेबल का कोई कोना अगर नज़र आ रहा है, नंगा नज़र आ रहा है, ये उनकी बेइज्जती के वहाँ पे 2 बिस्कुट रख देंगे, उसको ढांक देंगे। और मतलब कि शायद ये इसलिए कि ये दूर उस्तादगी जो थी ना एक ज़माने की, वहाँ लोग कम जाते थे, और जो जाते थे उनकी वो बहुत मज़ारात करते। अब पता नहीं उतने ये मेहमान नवाज रहे हैं या नहीं रहे, इतने लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छा हमारा वक्त गुज़रा। और पिछले दिनों हमारे एक दोस्त वहाँ से गुज़रे थे, तो वो कहने लगे कि हवालदार साहब तो फौत हो गए, और उनके बच्चे आपको याद करते हैं, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब मेरे बारे में उन्होंने मशहूर कर रखी। मेहमान नवाजी तो सर उसी तरह चित्राल में और हरचीन में और हर जगह पे मस्तूज में जहाँ पे भी आप जाएँ तो कमाल मेहमान नवाजी है। और क्योंकि मैं अभी हाल ही में होके आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हाल ही में होके आया हूँ तो एक चीज़ जो मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि हरचीन में जहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में आपने क्याम किया था वो बाबाए लासपुर का था, और बाबाए लासपुर जो थे उनके वाले से उनकी जो औलाद है वो आपको बहुत याद करती है, उनके बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। तो उनके बच्चों ने मुझे बताया कि बाबा जो थे बाबाए लासपुर, वो ये कहा करते थे कि ताड़ साहब ने इस गेस्ट हाउस में क्याम किया था, चंद दिन रहे थे, और वो ठंडे पानी से नहाते थे, और ठंडे पानी से इसलिए नहाते थे, मैं उनको कई दफ़ा कहा कि आप क्योंकि डाउन से आए हुए हैं तो आप इस कदर ठंडे पानी से कैसे नहा लेते हैं या क्यों नहाते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं भी आपकी तरह जो है वो सफ़ेद होना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रंग है वो भी सफ़ेद हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो मैंने सुनी हरचीन में जब मैंने वहाँ पे क्याम किया, तो लोग आपको बहुत याद करते हैं वहाँ पे अभी। हरचीन में सूबेदार साहब थे रिटायर्ड, बड़े हैवी तनतोश, मेरे पास तस्वीरें होंगी थी, मुतअद्दिद बच्चे बड़े पढ़े लिखे, तो उनको बाबाए लासपुर कहते थे कि वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और उन्होंने वेलफेयर के लिए और वैसे भी बहुत सारे काम किए, बड़े दिलचस्प था। तो मुझे ये है इल्लत है कि मैं नहाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, मतलब है कि चाहे कितनी सर्दी हो, K2 के बेस कैंप के ज़रा करीब पहुँच कर भी मैं नहाया, अगरचे मैं कुल्फ़ी हो गया, लेकिन ये मेरी सरिश्त में शामिल है, मेरा दरिया चनाब की वजह से। तो वहाँ भी मैं 1-2 मरतबा नहाया,
तो वो बाबाए लाजपुर जो थे उनको जब मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल यख पानी से नहाता हूँ, वहाँ से बर्फ़ों का पानी, तो बड़े शॉक्ड हुए। कहेंगे आप इतने ठंडे पानी से कैसे नहा लेते? मैंने कहा बस वो ठीक है, मैं कांपता हूँ, बहुत बुरा हालत था लेकिन मज़ा बड़ा। तो जब उनकी हैरत ख़त्म होने में नहीं आ रही थी तो मैंने वैसे ही जिस तरह मैं लाइट करता हूँ बातें इधर उधर की, मैंने कहा दरअसल मैं नहाता इसलिए हूँ कि 2-3 बहन भाई बड़े चिट्टे गोरे हैं, मैं उनमें डार्क मुश्की रंग का हूँ, तो मैंने सुना है कि ठंडे पानी यक से नहाओ तो बंदा सफ़ेद हो जाता है। तो वो आज भी वो दोहराते हैं, उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया। बहुत मोहब्बत से सर वो आपको याद करते हैं और उनकी जितनी आल औलाद है वो बहुत मोहब्बत से याद करती है। हर चीज़ के हवाले से वो गेस्ट हाउस जो वो पुराने वाला है उसके तो अब खंडर है और वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उन्होंने वसीयत के मुताबिक, बाबा लाजपुर की वसीयत के मुताबिक उन्होंने जो नई जदीद इमारतें कायम की हैं और वहाँ पे मेहमान क़याम करते हैं और उनकी जो मेहमान नवाजी है वो बिल्कुल उसी तरह है। उनके बच्चे जो हैं वो बड़ा मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, बहुत खुश होते हैं और हर चीज़ में अभी भी उसी तरह, मतलब वो जो लैंडस्केप है वो भी तकरीबन उसी तरह है। तो तार साहब, एक चित्राल के हवाले से तो अब हम क्योंकि उतरना शुरू हो गए हैं और आगे चित्राल ही है और हमने सारी चित्राल पे बातें कर दी हैं, लेकिन इस किस्त का अख्ताम मैं चाहता हूँ कि आपके एक बहुत ही खूबसूरत फ़िक्रे पे हो और वो उस पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा को तशरीह भी उसकी कर दें। वो आपने एक फ़िक्र लिखा है कि एक दरे नीम वाह में भी इंसानी तख़य्युल को महमेज़ करने के लिए कैसे कैसे इम्कानात होते हैं, और आगे आपने लिखा है कि मज़हब और मोहब्बत दोनों दरे नीम वाह हैं। तो आखिर पे कुछ थोड़ी सी तशरीह फरमा दीजिए इसकी। मज़हब भी और इश्क भी, इनको मैंने दरे नीम वाह इसलिए कहा है कि ये कभी अया नहीं होते मुकम्मल तौर पे आप पे, और जब अया हो जाएं जी तो 2 सूरतें होती हैं, इंसान या तो बागी हो जाता है, अच्छा, या फिर फना हो जाता है उसी में। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई हुस्न को भी दर पर्दा रहने दें, क्योंकि उसका जो जलवा है, अब ये मिस्टेक हवाले से भी बात हो सकती है, उसकी आप ताब नहीं ला सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए तो दर पर्दा ही कहा जाता है। तो ये दरे नीमवाही रहने दें तो अच्छा होता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर इश्क़ हकीकी है तो इश्क़ हकीकी ज़्यादा नीमवाही जो है, दर नीमवा, उसमें से ज़्यादा फैसिनेशन उसकी होती है, सहर होता है। अगर वो ज़ाहिर हो जाए, अया हो जाए, तो तमाम राज ख़त्म हो जाते हैं, वो भेद जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिसका मुझे याद है कि अब मज़हब की बात कर रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त है सलाहुद्दीन महमूद, तो वो कुछ शिकवा कर रहे थे कि जी इन दिनों अजीब बात है कि हमारा जो मज़हब है उसको बदल दिया गया है सिर्फ इबादत में, और उसकी रूह जो है इन इबादत में नहीं आई, क्योंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ठीक है कि इसके अंदर जो तिलिस्म था, जो पोशीदगी थी, वो इसी तरह ही रहनी चाहिए थी। चुनांचे उसी हवाले से इश्क भी और मज़हब भी दरे नीमवा रहें तो बेहतर। बहुत खूबसूरत, मज़हब और मोहब्बत दोनों दरे नीमवा है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। चित्राल दास्तान में अब एक्चुअली क्योंकि हम चित्राल में एंटर हो चुके हैं, और नाजरीन जब भी आप लाजपुर जाएँ, सर लाजपुर जाएँ और हर चीज़ में आप ज़रूर क़याम कीजिएगा। वहाँ पे गेस्ट हाउस भी अब है और बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत गेस्ट हाउस है। वहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, इसके अलावा भी वहाँ पे क़याम की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं जब आप वहाँ जाएंगे। एक तो लोग मेहमान नवाज हैं, आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे 1, 2, 3 दिन ज़रूर गुजारिए और उसके बाद फिर अब हमारा सफ़र क्योंकि चंदूर से डाउन की जानिब है, चित्राल की जानिब है, और अब हमने मस्तूज का भी जिक्र करना है, हमने बूनी का भी जिक्र करना है, हमने चित्राल भी पहुँचना है, हमने कैलाश का भी जिक्र करना है, और ये तमाम चित्राल की जो खूबसूरतियाँ हैं वो तार साहब की ज़ुबानी सुननी है। और आज से 30 साल पहले चित्राल कैसा था, मुझे वैसे वो किताब पढ़ने के बाद चित्राल दास्तान जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा
अगर आप चित्राल आप विज़िट करें तो कुछ ज़्यादा आप उसको मुख्तलिफ नहीं पाएंगे। कम से कम खूबसूरती और मेहमान नवाजी के हवाले से तो आज भी चित्राल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। सफ़र है लाजपुर से मस्तूज और बूनी और फिर चित्राल की जानिब, उसको जारी रखेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब आपको खिलाएंगे हम सुबह सुबह हलवा पूरी। पता नहीं कहाँ की है। क्वाइट रेलेवेंट। क्या हलवा पूरी सुबह के लिहाज से हम तो चरगे भी खिला देते हैं ना। गोशा शीरी, यस, गोशा शीरी की हलवा पूरी, शाही हलवा पूरी। शाही आज मैं हूँ इस्लामपुरा आलमगीर रोड पर, जहाँ पर है गोशा शीरी हलवा पूरी वाले। ये 1940 से गंदुम के खालिस आटे की पूरी तैयार कर रहे हैं। आए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और लोगों से पूछते हैं कि उनको इनकी पूरी की खास बात क्या लगती है। आप कौन सी पूरी खाने आए यहाँ? मैं वैसे इनके पास आटे वाली खाने आए हैं। खास बात क्या लगती है इनकी पूरी? खास बात यही है कि मैदे से ये बेहतर होती है, जल्दी हजम हो जाता है। आप यहाँ से कौन सी पूरी खाने आई हैं? आटे की पूरी खाने आई हैं। तो खास बात क्या लगती है इनकी पूरी? अच्छी होती है। क्या फ़र्क है आटे की पूरी में और मैदे की पूरी में? मैदे की पूरी अच्छी नहीं होती और ये अच्छी होती, मैदा वगैरह ख़राब नहीं करती। 3-4 खा लें तो पता नहीं चलता। खास बात क्या है आटे की पूरी की? टेस्ट अच्छा होता है इनका, इस वजह से। जो आटे की है ना वो जल्दी हजम हो जाती है और मैदे की में ज़रा टाइम लगता है। कौन सी पूरी खाने आई है? ये मैदे की पूरी। मैदे की पूरी खाने आई है। अच्छा, तो कैसी लगती है? टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट अच्छा होता है। आटे की पूरी हस्बैंड खाते हैं क्योंकि वो प्योर आटे की होती है और सिर्फ यहाँ पे यही बनाते हैं, वरना ज़्यादातर अदरवाइज़ कोई फाइन आटे की बन रही होती है। क्या खास बात लगती है आपको इनकी पूरी की? बस लाइट होती है, लाइट वेट होती है, हैवी नहीं होती, ज़्यादा हजम हो जाती है। इस तरह का ये बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। मेरा तो ऐसा कुछ दिन कि मैं कराची से हूँ तो इस तरह के नाश्ते कतई नहीं। कराची की पूरी का टेस्ट और लाहौर की पूरी का टेस्ट क्या फ़र्क है इन दोनों में? बहुत फ़र्क है। यहाँ पे छोटी है, वहाँ पे बहुत बड़ी पूरी है और वहाँ की लाइट फाइन पूरी भी बहुत लाइट है। इनकी पूरी की खास बात क्या लगती है आपको? इनकी जो तरकारी है ना, चने और आलू मिक्स जो होके बनते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। मतलब हमने इतनी जगह की यहाँ ट्राई करी हुई है, तो इसी वजह से यहाँ से लेते हैं कि टेस्ट अच्छा है इनका। आप यहाँ से कौन सी पूरी खाने आए हैं? मैं यहाँ पे मैदे की पूरी खाने आया। मैदे की पूरी खाने आए। क्या खास बात लगती है इनकी पूरी? इनका टेस्ट अच्छा है। इनकी जो सी वो घी में जो ऑयल में पकाते हैं, उस लिहाज से इनका ना क्वालिटी बेहतर है। कहीं और से पूरी खाई, यहाँ से खाई, तो क्या फ़र्क लगा आपको? इनकी जो आलू की भुजिया, चने वगैरह बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी हैं। हलवा वगैरह ये अच्छे ही बनाते हैं। कहाँ से आए हैं और कौन सी पूरी खाने लगे? जी, मैं लोअर माल से आया हूँ। इधर से आटे की पूरी खाने आए हैं क्योंकि ये मैदे के लिए, इंसान की सेहत के लिए बेहतर है। इंसान का थिक नहीं करती अंदर और सेहत के लिए बेहतर है। इनकी पूरी की खास बात क्या लगती है आपको? इनकी पूरी की खास बात है कि इनकी आपको ज़्यादा ओवर नहीं करती, मुनासिब साइज़ की, बच्चे भी शौक से खाते हैं। उसके अलावा पूरे लाहौर में आटे की पूरी ये बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुक सुबहान। आप मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप हलवा पूरी बना रहे हैं यहाँ? तकरीबन 12 साल से इधर ये ब्रांच चल रही है और जो हमारी ये नारकली वाली मेन ब्रांच है वो 1940 से चल रही है। अच्छा, कितनी किस्म की पूरी बनाते हैं? 2 किस्म की पूरी बनाते हैं, आटे की और मैदे की। अच्छा, लोग कौन सी पूरी ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं? लोग ज़्यादा जो पूरी आटे की शौक से पसंद करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो मैदे की पूरी पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग जो बड़ी शख्सियत है ना वो आटे की पूरी पसंद करते हैं। आपके आटे की पूरी की खास बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो आटा होता है ना ये हम खुद गंदम का पिसवाते हैं। ये सिटी में और कहीं नहीं बनती। तीसरी बात ये है कि ये हजम जल्दी हो जाती है, हाजमे के लिए अच्छी होती है आटे की पूरी, इसलिए ये खास बात है इसकी। पूरी के साथ और क्या सर्व करते हैं आप? पूरी के साथ हम आलू की तरकारी है, चने वगैरह हैं, साथ चिकन की कचौरी है, मटन की कचौरी होती है, हलवा होता है, अचार, सलाद ये वगैरह होते हैं। अच्छा, जो आटे की पूरी बनाते हैं और मैदे की पूरी बनाते हैं, इसका जो आटे की गुंदाई है उसमें क्या फ़र्क है? आटे की गुंदाई है जो उसको ज़्यादा टाइम लगता है और मैदे की गुंदाई को कम टाइम लगता है। मैदा तकरीबन 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है
और आटे की गुंदाई को तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद उसको रखना पड़ता है 10-15 मिनट, फिर वो थोड़ा सा नरम होता है, फिर उसको तपाई की जाती है उसकी। आप कितने बजे पूरियाँ लगाना शुरू कर देते हैं? हम सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं और 1 बजे क्लोज कर देते हैं। 1 बजे तक बिकती हैं हमारी पूरी। नाजरीन, मेरे लिए आटे की पूरी और इसके साथ चने, हलवा और पूड़ा आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, आटे की पूरी वाकई दूसरी पूरी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये बहुत ही खस्ता, लजीज और मज़ेदार है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। आपने ये खूबसूरत सा ट्रेलर देखा, परवाज़ दर शब, फ्लाइंग इन द डार्कनेस, और ये एक फ़िल्म है, एक नौजवान ने बनाई है, फ़िल्म मेकर हैं, सफ़र अली दानिश उनका नाम है। और ये शॉर्ट फिल्म इसको ईरानी फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला है। शॉर्ट फिल्म परवाज़ दर शब फ़ारसी ज़बान में है। इस फिल्म की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से लिया सफ़र अली ने, इसी पे हमने बात करनी है। सफ़र इज़ राइट नाउ विद अस। सफ़र अली दानिश को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सफ़र, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अपनी शॉर्ट फिल्म के हवाले से बताएं, इसका आइडिया, इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई, एंड सेकेंडली ये जो आपको अवार्ड मिला है कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाया है, ये तकरीबन 2020 में मैंने इसकी स्टोरी के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और हमारी यूनिवर्सिटी में एक फ़ेस्टिवल होने जा रहा था। फिर वहाँ पे मैंने सबमिट किया, उसके बाद फिर वो फेस्टिवल नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2021 में मैंने अपने थीसिस के लिए रखा, और इसकी आइडिएशन, और तकरीबन 1 साल मैंने इसकी पूरी स्क्रीन प्ले के ऊपर मैंने काम किया। और कोयटा में जाके इसकी प्री प्रोडक्शन की मैंने 4 से 5 महीने, और फिर उसके बाद फिर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन पे भी तकरीबन 3 से 4 महीने जो है टाइम लगा इसके ऊपर। और ईरानी बिल्कुल शहर फिल्म फेस्टिवल है ईरान में, वहाँ पे 90 कंट्रीज़ में से बेस्ट शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल का अवार्ड जीता है इस फिल्म ने, और 1050+ सबमिशंस थी। बहुत ही खुशी हुई थी उस टाइम पे जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे बाकी कंट्री से भी फिल्म मेकर्स आए हुए थे, तो इट वाज अ प्लेजर मोमेंट। थैंक यू। लवली। अच्छा सफ़र, ऑब्वियसली आपने फ़ारसी ज़बान में बनाई मूवी, और यहाँ पर जिस तरह से आपने इस आइडिया को जो कह लें कैच किया, किस तरह से, किस थीम पर आपने इस मूवी को एग्जीक्यूट किया आगे, और जो फ़ारसी ज़बान है सिर्फ उसके अंदर इसको लेकर आना और इसको फेस्टिवल में प्रेजेंट करना, अपने थीसिस में करना, कितना इंटरेस्टिंग भी था और कितना चैलेंजिंग भी था? इंटरेस्टिंग भी था, चैलेंजिंग भी था। असल में कोयटा में इस तरह की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान में इस तरह की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है, जो हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम जैसे नौजवान को इस स्टोरी को आगे लेकर आना चाहिए। और बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए बलूचिस्तान में शूट करना, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। सारी जो टीम गई थी कराची से गई थी पूरी शूट करने के लिए, तो इट वॉज चैलेंजिंग मोमेंट फॉर मी। अच्छा सफ़र, इंटरेस्टिंग बात ये सबमिट करना जी, एक फिल्म जिसे आपने अपने थीसिस के लिए, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए बनाया, टेकिंग इट टू एन इंटरनेशनल फेस्टिवल, आई थिंक दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि आप जब एक आइडिया कंसीव करते हैं, फिर उसकी प्री प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन पर जाते हैं, तो आप सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं शॉर्ट फिल्म्स का। तो क्या आपने इसको उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ बनाया था अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आपने इसको रीशूट किया फॉर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल? नहीं, बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल्स के ऊपर मैंने बनाया था, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी कम था। असल में कोविड ईयर चल रहा था, तो इसमें मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा जो है वो मिल गया, एक्सपोजर मिल गया मुझे शूट करने का, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो इसमें मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना पड़ता था, और मैं कोयटा गया 4-5 महीने, वहाँ पे मैंने इसकी प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम किया, इसके कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने काम किया। वहाँ पे तो ये लोकल जो कैरेक्टर्स थे हमें बता दीजिए, ये फिल्म क्या है? ये आइडिया जो आपने कंसीव किया, ये किसी रियल इंसिडेंट से कंसीव किया, जो कि इसमें कुछ धमाके की भी खबर है, ऐसा लगता है कुछ जर्नलिस्टिक व्यू भी है इसका, और थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ कोयटा के हालात को भी फोकस किया गया है। तो व्हाट इज इट अबाउट, थोड़ा सा देखने वालों को बताइए। वेल, ये एक रियल स्टोरी है। मैंने इसके ऊपर फिर
इसके ऊपर मैंने काम किया। इसको थोड़ा सा फिक्शनाइज किया है मैंने। एक स्टोरी है वहाँ पे, मतलब कि एक लड़की की स्टोरी है जो वहाँ पे काम करती है। तो इसको मैंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि जो वहाँ की जो सोसाइटी है किस तरह से उसको देखती है, किस नज़रिए से देखती है, न बल्कि कोयटा में न हमारी कम्युनिटी में, बल्कि यहाँ पे अगर कराची में भी अगर हम देखें या लाहौर में कोई लड़की अगर टेलर संभाले या फिर काम करे तो उसको लोग किस अंदाज में देखेंगे। ये पूरी पाकिस्तान की स्टोरी है ना, ये कोयटा मतलब कि सिर्फ कोयटा की स्टोरी नहीं है, सिर्फ हमारी हज़ारा टाउन या मरियाबाद की स्टोरी नहीं है। बिल्कुल ये पूरी पाकिस्तान की स्टोरी है कि मतलब लोग किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे, किस तरह से उसके मतलब के पेश आएंगे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं। ठीक हो गया। तो सफ़र ऑब्वियसली जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, एक लड़की को दिखाना, ऑब्वियसली आपको उसको इस अंदाज में पोर्ट्रे करना है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट भी ना किया जाए और एक मैसेज भी कन्वे हो जाए। कितना ट्रिकी था ये आपके लिए? बहुत ट्रिकी था क्योंकि किस तरह से पोर्ट्रे करना, असल में जब मैं ये लिख रहा था तो इसकी जो चीज़ें थी लाइक एक तो इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर मुझे बहुत टाइम लगा, उसके बाद फिर डिफरेंट डायरेक्टर्स के पास जाना, डिफरेंट राइटर्स के पास जाना, उसको दिखाना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट फिल्म मेकर आप खुद सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था और बहुत से जो हमारी टीचर्स थे उसने काफ़ी हेल्प की इस प्रोजेक्ट में। मेरा सवाल अगर भी यही था क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी हो या हमारे फार लॉन्ग एरिया से आने वाले लोग हों, वो टैलेंटेड तो बहुत होते हैं आपकी तरह, बट दे फेस दिस प्रॉब्लम, खास तौर पे आप बड़े शहरों में जब आते हैं एंड व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग दैट इज इटसेल्फ अ चैलेंजिंग जॉब। और फिर उसमें आप अगर किसी ऐसी जगह से हों जहाँ का इतना एक्सपोजर ना हो या समहाउ रिसोर्सेज के मसाइल हो तो बड़ा हो जाता है, तो उनसे कैसे निपटे फिर आप? कोई ऐसा मेंटोर आपको मिला या आपने खुद से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया? दैट्स व्हाई आई टुक यू टू मेक दिस फिल्म। मेंटोर भी मिला, मैंने खुद से भी उन तक सफ़र ये फिल्म जो है आपकी में जो फिल्म मेकर्स के लिए इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि फिल्म मेकर्स को हेल्प करेगी, नंबर वन? और जिन मसाइल को आपने, जिस ये मसला बड़ा अच्छा आपने उठाया है कि खातून जो कि बाहर निकलती है, काम करती है, उसको सोसाइटी में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ सुनना पड़ता है, तो आपको लगता है कि आपकी फिल्म इस सोशल माइंडसेट को बेहतर करने में भी मददगार साबित होगी लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म मेकर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि मतलब कमर्शियल फिल्म से निकले और थोड़ी सी आर्ट फिल्म मेकिंग की तरफ आए और ड्रामा फिल्म मेकिंग, जैसे मेरी फिल्म ड्रामा फिल्म है और मैं इंस्पायर हूँ ईरानी फिल्म से। अच्छा। तो ये टोटल आप अगर देखेंगे तो तकरीबन वही सेम लुक सेम चीज़ें आएंगी। तो अगर इंडिया को कॉपी करना हम बंद करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी आर्ट फिल्म्स और इस तरह की मैसेज से भरपूर फिल्म्स बननी चाहिए। कोई ऐसा फर्दर प्रोजेक्ट जिस पे आप सफ़र काम कर रहे हों, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आप सोशल इश्यूज को उजागर कर रहे हैं, तो आगे कोई फर्दर पाइपलाइन में ऐसी चीज़ है जो आप जिस पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो वो भी इसी तरह के थीम, इसी तरह के थीम नहीं, लेकिन वो ड्रामा फिल्म है। अच्छा। कराची में ही शूट होगी। तो सफ़र वैसे तो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं ना जब आप एक जगह शो करते हैं, शो दिखाते हैं अपनी फिल्म का, लोग उठते हैं। वैसे तो कुछ फैमिली लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी है, बड़ा ज़बरदस्त। कोई ऐसा कमेंट जो आपको मिला हो और जिसे कहते हैं ना पैसे वसूल कमेंट, जो किसी ने देखा और उन्होंने वो आपको बात याद रह गई हो, आपकी फिल्म आपके काम के हवाले से कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपके माइंड में रह गया हो, किसी ने कोई बात की हो, कोई ऐसा है माइंड? ईरान में एक वहाँ पे एक जूरी था, उसको बहुत बहुत पसंद आया मेरा काम और वो यूएस से आया हुआ था और उसने मुझे बाकी फेस्टिवल्स में भी उसने मुझे मोटिवेट किया कि वो मैं सबमिट करूँ। तो उसने मुझे बहुत ही जो है मोटिवेट किया।
जबरदस्त। वो उसकी जो बातें हैं। और ये जो इसका कैमरा वर्क है, क्योंकि ईरानी फिल्म्स तो बड़ी, ईरानी सिनेमा के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसकी एक अपनी क्लास है। तो उनको ईरानियंस को इम्प्रेस करना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब। तो इसमें जो आपके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, क्या वो खुद ही थे जो शॉट्स लिए गए, जो लोकेशंस ली गई, उसका इंतखाब करना कि आपने ईरानी सिनेमा में जाना है, तो दैट वाज अ बिग टास्क आई बिलीव। बिल्कुल, बेसिकली एक टीम वर्क है, एक फिल्म बनाना एक इज़ अ टीम वर्क। अकेला डायरेक्टर तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पूरी एक टीम होती है। तो मेरे साथ भी एक पूरी टीम थी जो कि कराची से मैं लेकर गया था, और इसमें सिनेमाटोग्राफर थे, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सब ने मिलकर काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, तभी ये फिल्म जो है इंटरनेशनल सतह पे। एनी स्पेसिफिक सजेशन टू द स्टूडेंट्स जो कि इस किस्म के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप इस सारे फेज से गुजरे, उनको को मशवरा देंगे इन दी एंड? बिल्कुल, आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, आप इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर काम करें, क्योंकि एक फिल्म बनाना जो है, आप बेशक उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्क्रिप्ट है, उसकी स्क्रीन प्ले है, उसकी स्क्रीन प्ले के ऊपर काम करें, डिफरेंट मेंटोर से आप मशवरा ले लें। और मतलब मैंने स्क्रीन प्ले के ऊपर तकरीबन 1 साल काम किया। अच्छा, बिल्कुल स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हम आपको पंजाब भर के जो चिड़ियाघरों में कितने शेर हैं, उनकी देखभाल में इंतजामिया को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस हवाले से पंजाब में शेर को क्या मुश्किलात पेश आ रही है, आसिफ महमूद ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। लाहौर चिड़ियाघर में बेहतर सहूलतों और इंतजामात के बायस मुख्तलिफ जानवरों, ख़ास तौर पर अफ्रीकन शेरों की आबादी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इस वक्त चिड़ियाघर में 17 शेर और 8 टाइगर हैं। लाहौर सफारी जू में भी अफ्रीकन शेरों और टाइगर्स की तादाद 40 से ज़ायद है। इंतज़ामिया को चाहिए कि शेरों की तादाद को थोड़ा कम करें और दूसरे मज़ीद अच्छे जानवर लाने की कोशिश करें। इनकी जगह कोई और जानवर इंटरेस्टिंग ले आएँ ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। जैसे चिंपैंजी काफ़ी देर से अब नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। शेरों की कसीर तादाद में जहाँ शहरियों की दिलचस्पी कम नजर आती है, वहीं खुद इंतजामिया भी तस्लीम करती है कि चिड़ियाघरों में गुंजाइश से ज़्यादा जानवर रखना खुद इन जानवरों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तादाद ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली एनिमल के रवैयों के ऊपर फ़र्क आता है। अब जैसे अगर हम कहें कि ब्रीडिंग पीरियड आ रहा है तो उसमें फ़ाइटिंग बिहेवियर उनका वैसे ही प्रोमिनेंट होता है, लेकिन अगर उस हर्ड में मेल्स की तादाद ज़्यादा है तो ये फाइटिंग चांसेस और इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाहौर के इन 2 बड़े चिड़ियाघरों में शेरों की भरमार है, लेकिन डीजी खान चिड़ियाघर में 4, कमालिया जू में भी 4, बहावलपुर चिड़ियाघर में 9, लोई भीर में 1, जबकि वहाड़ी जू में 5 अफ्रीकन नर और मादा शेर हैं। लाहौर के वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो समेत कई चिड़ियाघर ऐसे हैं जहां शेर और टाइगर रखे ही नहीं गए। शेर चूँकि हमारे पास सफारी में बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनके लिए हम उनकी जो इनक्लोजर है मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। वहाँ सफारी जू रायवन रोड पे भी और इधर जल्लो पार्क लाहौर में भी उन्हें हम जो है ना मज़ीद इनक्लोजर बनाए जा रहे हैं ताकि वो उन्हें अकोमोडेट किया जा सके। लाहौर चलो सफारी का मंसूबा जुलाई 2016 में शुरू किया गया था, जिसकी लागत का तखमीना तकरीबन 400 मिलियन रुपए था। ये मंसूबा जून 2019 में मुकम्मल होना था, ताहम अभी तक काम नामुकम्मल है। पंजाब वाइल्ड लाइफ की तरफ से मंसूबे तो बनाए जाते हैं, ताहम जैसे ही महकमे का वजीर, सेक्रेटरी या फिर डीजी तब्दील होता है, ये मंसूबे ठप हो जाते हैं। एक तरफ लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क हैं, जहाँ शेरों की इतनी ज़्यादा तादाद है कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ चुकी है। दूसरी तरफ ये वाइल्ड लाइफ पार्क चल्लो है, जहां शेरों के लिए बनाए गए पिंजरे आज भी खाली हैं और हर तरफ झाड़ियां नजर आती हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ज़बरदस्त रिपोर्ट आसिफ की आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। मलका बरतानिया जिनका इंतकाल हुआ आपको मालूम है, उनका ताबूत बेलमोरल कैसल्स के से बजरिया सड़क स्कॉटलैंड के दारुलहुकूमत एडिनबरा पहुंचा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि काफिले के रास्तों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में लोग कतारों में खड़े रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी आज सरकारी सतह पर सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनेगू रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी। मलका बरतानिया की मौत के बाद पहली बार शहजादा विलियम और शहजादा हैरी, कैथरीन और मेगन के साथ
एक साथ नजर आए। शाही जोड़ों ने विंडसर कैसल के बाहर लोगों के सामने वो लोगों के साथ कुछ बातचीत भी की, उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोएम उनके हवाले से आपको बताएं जी, बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं बगैर किसी पासपोर्ट के, मुस्तस्ना है, लाइसेंस के बगैर ड्राइव भी कर सकते हैं और शाही रवायत के मुताबिक साल में 2 बार सालगिरह मनाएंगे। कल उन्होंने बतौर बादशाह अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो कि हम हैं, एक और बड़ी अहम अपडेट है, वो है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के हवाले से, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। आज के दिन ही 1965 में आपको याद है कि अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौम के लिए उन्होंने जान जाने आफरीन की सुपुर्द की और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने। 1928 में पैदा हुए, 1948 में PMA के लॉन्ग कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1950 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए, बेहतरीन कैडेट का एजाज़ हासिल किया। 1956 में मेजर के ओहदे पर फाइज हुए। 1965 की जंग में बरकी सेक्टर में शानदार कारकर्दगी दिखाई, जाम शहादत नोश किया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अपने नाम किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे हम इजाज़त लेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।